आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। जो पहले हमारा टैक्स का सिस्टम चलता था इनडायरेक्ट टैक्स का, उसमें वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स का जो सिस्टम था उसमें क्या प्रॉब्लम थी जिसको स्क्रैप करके जीएसटी लाना पड़ा। एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे, काफ़ी डिटेल में आज हम समझने वाले हैं। और उससे पहले एक इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पेज नंबर 1.9 पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो इलस्ट्रेशन ये बताता है जो जीएसटी में क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है ना, क्रेडिट सेट ऑफ होता है, वो कैसे वर्क करता है। जो गुड्स के केसेस में जो काफ़ी लंबी चेन होती है, मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किए गुड्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को भेजे, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास गए, रिटेलर के बाद फाइनली कंज्यूमर के पास गए। ठीक है, तो इस तरह से जो गुड्स की चेन है इसमें टैक्सेस भी लगते हैं हर स्टेज पे। वो पुराने टैक्सेस का क्रेडिट मिलता जाता है, किस तरह से मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक का एग्जांपल है वही लेते हैं। देखिए, चार पार्टीज हैं। मैन्युफैक्चर करके गुड्स किसको बेचेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेचेगा? रिटेलर को। रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को गुड्स सेल कर देगा। देखिए, कॉस्ट एंड प्रॉफिट की बात करते हैं, उसके बाद नीचे टैक्स की बात करेंगे, उसके बाद इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैन्युफैक्चरर मान लेते हैं उसकी कॉस्ट पड़ रही है 90,000 रुपीज़। उसको प्रॉफिट कितना हुआ इसमें? प्रॉफिट उसने इसमें ऐड किया 10,000 रुपीज़ का। 90 और 10, 1,00,000 रुपीज़ की उसकी सेल प्राइस है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देगा। फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कॉस्ट पड़ी है? 1,00,000 रुपये की कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ी है। मान लेते हैं इस पर इसने प्रॉफिट कितना ऐड किया है, जो कि इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल में यही फिगर्स हैं, 11,200। टोटल बन गया 111,200। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को इतने में दे दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने में दिया? इसको कॉस्ट पड़ी है 111,200। ये भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। इसने कितना अपना प्रॉफिट ऐड किया? 24,640। ये कितना ने कंज्यूमर को बेच दिया? कितने रुपए में? अभी बेचा नहीं है, ये इतना इसका सेल प्राइस है। ठीक है, कंज्यूमर को कितना प्राइस पड़ेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। इसका सेल प्राइस रहने वाला है रिटेलर। अभी बात करते हैं टैक्स की। अब क्योंकि हर स्टेज पे सेल हुई है, सप्लाई जिसको बोलते हैं, सप्लाई हुई है हर स्टेज पे, तो हर स्टेज पे टैक्स भी लगने वाला है। सप्लाई पे टैक्स है, जीएसटी है। ठीक है, अभी हम सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जीएसटी की बात करते हैं। मान लेते हैं इन गुड्स पे 18% जीएसटी लगता है। ठीक है? अभी मैन्युफैक्चरर ये 90,000 का गुड्स कॉस्ट बनी है, इसके बाद से प्रॉफिट ऐड किया, 1,00,000 का सेल प्राइस है, 1,00,000 का, इस पर 18% जीएसटी इसको लगाना पड़ेगा, यानी कि 18,000 जीएसटी लगाएगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई 1,80,000। किसको सेल कर दिए? डिस्ट्रीब्यूटर को। अभी आप ये बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ने तो 1,18,000 रुपये दिए होंगे ना, 1,18,000 रुपीज़ दिए होंगे इसने, तो इसकी कॉस्ट 1,00,000 आपने क्यों ले ली? तो इसलिए ले ली जिसने 18,000 का यहाँ पे टैक्स पे किया है ना इस ट्रांजेक्शन पे, इसको क्रेडिट मिल जाएगा, कि इसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे मिलता है अभी देखते हैं। ये भी आगे सप्लाई कर रहा है सेम गुड्स, तो इस पर भी ये जीएसटी 18% देने वाला है। तो अगर इस पर जीएसटी निकालेंगे 18%, तो आएगा 20,016 रुपीज़। कितना हो गया टोटल इनवॉइस वैल्यू? 1,31,221। ठीक है, अभी हम पेमेंट की बात करते हैं। जैसे रिटर्न अगर फाइल करेगा, इस बंदे की बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। अब इसने सेल की है, रिटर्न में दिखाएगा 1,00,000 रुपये की सेल हुई है भाई। जीएसटी इस पे 18,000 ये दिखाएगा, जीएसटी इसने 18,000 रुपये सामने वाली पार्टी से कलेक्ट किया है। ये रिटर्न में अपनी 1,00,000 सेल दिखा के 18,000 जीएसटी पे कर देगा कैश में, जो उसने यहाँ से कलेक्ट किया। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करने वाला है? डिस्ट्रीब्यूटर भी तो रिटर्न फाइल करेगा। इसने आगे से 20,016 रुपीज़ कलेक्ट भी तो किए रिटेलर से। ठीक है, रिटर्न फाइल करेगा, ये दिखाएगा 1,11,200 सेल है, 20,016 रुपीज़ जीएसटी इसको पे करना है। बट ऑलरेडी इस ट्रांजेक्शन पे 18,000 जीएसटी पे कर चुका है। ठीक है, इसको ये इसका क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि 18,000 रुपये इस सेट ऑफ कर देगा जो पे करके आया हुआ है। 2016 से कैश में पे करेगा। अभी सोचिए ना आप, अगर ये 18,000 भी कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं, मान लेते हैं आपके हिसाब से, अगर आपको लग रहा है यार ये तो कॉस्ट हो गई ना डिस्ट्रीब्यूटर की, कॉस्ट में जाना चाहिए, मान लेते हैं 1,18,000 एक कॉस्ट हो जाती, इस पर प्रॉफिट ऐड करता, मान लेते हैं 20,000 15,000 जो भी प्रॉफिट ऐड करता, उस पर टैक्स लगता, यानी कि 18,000 पे भी टैक्स लग जाता, फिर वो भी टैक्स लगा देता, तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता, और टैक्स पे टैक्स लग रहा है। नया जो टैक्स का सिस्टम है जीएसटी का, इसी को दूर करने के लिए लाया गया है। टैक्स पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं
कास्केडिंग इफेक्ट, इसको दूर करने के लिए नया टैक्स का जीएसटी सिस्टम लाया गया है। बट अगर इसमें भी यही करने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर प्रॉब्लम डेफिशिएंसी जो थी पुराने सिस्टम में वो दूर ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये पुराना क्रेडिट मिलता है, जो यहाँ पे इसने पे कर दिया वो मिल जाएगा, केवल 2016 ही पे करेगा। और जिसका जो क्रेडिट मिल जाता है तो कॉस्ट का पार्ट थोड़ी ना बनेगा। अभी आप सोचिए ना, आपको 2 रिचार्जेस करने हैं, ठीक है, अपना रिचार्ज करना है, फ़ोन रिचार्ज, अपने फादर का करना है। आपका रिचार्ज भी 500 का होता है, फादर का भी 500 का होता है। आपने अपना रिचार्ज किया, आपको पता है आप रिचार्ज करेंगे, आपको 50 रुपीज़ कूपन मिल जाएगा जो आप नेक्स्ट रिचार्ज में यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आप क्या, आपकी फाइनल कॉस्ट आप 450 ही तो मानेंगे ना आपको, क्योंकि 50 रुपीज़ का आपका फादर के रिचार्ज में आपको 50 रुपीज़ का बेनिफिट मिल जाने वाला है। तो जब बेनिफिट मिल जाएगा तो वो कॉस्ट के पार्ट में नहीं जाएगा। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, अगर कोई टैक्स कॉस्ट का पार्ट बन जाता है ना तो वहीं पे कैस्केडिंग इफेक्ट चालू हो जाता है, वो पूरे ट्रांजेक्शन्स की जो भी चेन है ना वो पूरे उसमें रहने वाला रहता है, उसे प्रॉब्लम आती है। रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा, ठीक है, वो यहाँ पे टैक्स लगाएगा 18%। कितना होता है इसका, 135840 कंज्यूमर को बेचा है इसने, सेल प्राइस रखेगा तो इस पर टैक्स कलेक्ट करेगा 24451.20, वही 18% टैक्स कलेक्ट करने वाला है। टोटल कितना कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से, 160291.2, ये कॉस्ट है जो कंज्यूमर को पड़ेगी। अभी आप और हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो आपको थोड़ी ना क्रेडिट मिलेगा जो उस पर आपने पे किया है। मान लिया लैपटॉप खरीदा है तो 24,000 मान लेते हैं, इस पर टैक्स लगा है, 1 लाख का लैपटॉप था, इस पर 18,000 जीएसटी है, ठीक है। 18,000 तो मुझे पे करना है, आगे कहीं मैं बिजनेस थोड़ी ना कर रहा हूँ। अगर मैं बिजनेस कर रहा होता, बेच रहा होता आगे लैपटॉप्स, तो पुराना क्रेडिट जो मैं पे करके आया हूँ वो क्लेम कर लेता। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि अगर आपका बिजनेस है तो आईफोन जीएसटी नंबर डाल के ले लो, आपको इतना टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। वो क्या होता है, वो ये दिखाते हैं बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो उसका जो टैक्स पे करके आए होते हैं उसका बेनिफिट मिल जाता है। आगे जो टैक्स पे करने वाले होते हैं उसमें वो क्रेडिट में सेट ऑफ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ये 24451 इसकी टैक्स लाइबिलिटी आई है, ऑलरेडी कितना पे करके आया है, ये पे करके आया है 20016, इसने तो इसको इतना ही दिया है 20016, इसको क्रेडिट मिल जाएगा। ये कितना पे कर देगा पॉकेट से, कैश में 24435.20 कैश में पे कर देगा। अभी आप देखिए फाइनल ये टैक्स है ना 24451.2, किसने पे किया, गवर्नमेंट को, कंज्यूमर ने पे किया। अभी मैंने सबसे पहले बताया था फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में, ये बर्डन शिफ्ट होता रहता है, ये शिफ्ट कर करके कहाँ पे डाल दे रहे हैं, कंज्यूमर पे अल्टीमेटली पहुंच रहा है, बर्डन शिफ्ट हो रहा है, कंज्यूमर को अल्टीमेटली टैक्स पे करना है। अभी एक कंसेप्ट और है कि ये जीएसटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए ये मैन्युफैक्चरर है, इसने 1 लाख रुपए की वैल्यू जनरेट की, 1 लाख रुपए की वैल्यू के गुड्स जनरेट किए, ठीक है। तो कितने का इसने वैल्यू जनरेट की, 1 लाख की, टैक्स कितने का लगा, 1 लाख पे 18%, 18,000 पे, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लाख का पड़ा, इसने वैल्यू कितनी ऐड की इसमें 11,200, इनकी वैल्यू एडिशन कितना है 11,200 का। टैक्स किस पे लगना चाहिए, इस पे ही लगना चाहिए। अगर आप इसका 18% निकालेंगे ना तो यही आता है 2016, आप चेक करके देख लीजिए। अगर आप इसका 18% निकालेंगे 2016 आ गया, यानी कि जितना वैल्यू ऐड हुआ है डायरेक्टली उतना ही टैक्स एडिशनली इस पर लगा है। अभी इसमें देख लेते हैं इसने कितना वैल्यू एडिशन किया है 24640, इसका 18% निकालेंगे ना तो पता है कितना आएगा 4435.20 आएगा। जितना इसने वैल्यू ऐड किया है, इसने 1 लाख ऐड किया, 18,000 पे कर रहा है, इसने 11,200 ऐड किया, ये 2016 कैश में पे कर रहा है, इसने इतना पे किया, इतना पे कर रहा है। तो वैल्यू एडेड टैक्स का कंसेप्ट ये रहता है, इसका मतलब ये होता है। अभी आप आगे कई जगह पढ़ेंगे कि वैल्यू एडेड टैक्स है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, तो इसका ये मतलब होता है। अभी हम समझेंगे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, जो प्री जीएसटी सिस्टम था ना टैक्स का, कि जो वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, उसको बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह जो लगते थे वो, और उसके बाद जीएसटी जब लगने लगा तो कंज्यूमर को किस तरह से फ़ायदा हुआ, इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे, इंट्रा स्टेट के केस में भी समझेंगे और इंटर स्टेट के केस में भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी से पहले क्या इंडिया में सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्स का, एंड जीएसटी के बाद क्या कैसा सिस्टम हो गया है। पहले कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले कि कौन कौन से टैक्सेस पहले लगा करते थे। प्री जीएसटी यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, तो प्री जीएसटी बात करें
तो गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस रहता था, गुड्स अलग तरह से ट्रीट होते थे एंड सर्विसेज अलग टैक्स में अलग एक्ट में ट्रीट हुआ करती थी, ठीक है। तो गुड्स की बात करें, गुड्स में जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर कोई मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है तो पहले एक्साइज ड्यूटी देगा, उसके बाद वैट या CST देगा, ठीक है। तो कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स तो एक्साइज ड्यूटी लगता था जो कि सेंट्रल लेवी हुआ करती थी। सेल्स के केस में लोकल सेल्स होती थी, यानी कि विद इन स्टेट अगर सेल्स होती थी उसमें वैल्यू एडेड टैक्स लगता था जो कि स्टेट लेवी थी। एंड अगर इंटर स्टेट सेल होती थी स्टेट से बाहर तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, वो सेंट्रल लेवी हुआ करती थी। सर्विसेज के केस में सर्विस टैक्स लगता था, वो सेंट्रल लेवी थी। इंटर स्टेट हो इंट्रा स्टेट हो सर्विस टैक्स ही लगता था, ठीक है। पोस्ट GST क्या हुआ है? पोस्ट GST सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सेम ही तरह से ट्रीट किया जाता है, मतलब गुड्स या सर्विस के लिए अलग अलग कुछ सिस्टम नहीं है, सेम तरह से ट्रीट किया जाने वाला है। इसमें डिफरेंस खत्म कर दिया है गुड्स एंड सर्विसेज का। इंट्रा स्टेट के केस में CGST या SGST या UTGST, CGST प्लस SGST और UTGST लगता है जो कि सेंट्रल एंड स्टेट लेवी है रिस्पेक्टिव, ठीक है, टैक्सेस का। इंटर स्टेट के केस में IGST लगता है और जो कि सेंट्रल लेवी है। इस तरह से पहले के टैक्सेस काम करते थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर एक इलस्ट्रेशन के थ्रू अभी हम समझेंगे कि जो पहले अगर मैन्युफैक्चर करके कोई भी मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाता था इंटर स्टेट के केस में या इंटर स्टेट के केस में, और GST के बाद उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, कस्टमर को बेनिफिट हुआ है या गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम समझेंगे जो GST से पहले सिस्टम हुआ करता था उसमें ट्रांजेक्शन्स पे किस तरह से टैक्सेस लगते थे और अभी किस तरह से टैक्सेस लगते हैं GST में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्री GST के बारे में मैंने दिया हुआ है, ये 3 बॉक्सेस हैं, ये प्री GST को बताते हैं। ये 3 बॉक्सेस जो नीचे हैं ये GST के ट्रांजेक्शन्स को बताते हैं। मैं यहाँ पे इंट्रा स्टेट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो इलस्ट्रेशन है वो इंट्रा स्टेट का है, यानी कि विद इन अ स्टेट। ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टेट्स आर सेम। ऑरिजिन मतलब जहाँ से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या सेल हो रहे हैं, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। ये पूरा जो मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है। सर्विसेज में जैसे मैंने पहले भी बताया है 2 ही पार्टीज होती हैं, सर्विस रेसिपिएंट एंड सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं। 4 पार्टीज मैंने लिखी हुई हैं, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। जो ICI का एग्जाम्पल था तो सेम ही यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्री GST की बात करते हैं। मैंने अभी बताया था जब प्रोडक्शन होता था प्री GST के केस में तो एक्साइज ड्यूटी लगता था, प्रोडक्शन के केस में एक्साइज ड्यूटी, और जब सेल होगी कोई चीज़ तो वैट या CST लगता था। क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो हर जगह वैट का ट्रांजेक्शन ही है, ठीक है। तो वैट लगेगा और एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अब देखिए मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है कोई गुड्स, सेल प्राइस उसने रखा है 100 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि उसने बनाया भी है और बेच भी रहा है तो इस पर दोनों टैक्सेस लगाएगा। ये एक्साइज ड्यूटी लगाएगा 10% मान लेते हैं, ठीक है, तो 10% लगाएगा 100 पे, 10 रुपीज़ हो गया। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है तो यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटर्न जो फाइल होगा वो कर देगा। उसके बाद वैट लगाएगा। अब वैट में एक खास बात थी, वैट है ना ये सेल प्राइस पे नहीं लगता था, ये एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड करके लगता था। यानी कि 100 पे अगर ये 10% लग रहा होता तो ये भी 10 रुपीज़ आता, बट ये 110 पे लगता था तो ये पे 11 रुपीज़ आ रहा है। तो टोटल जो इनवॉइस वैल्यू बन गई वो 121 बन जाती थी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है, देखिए टैक्स पे टैक्स लग रहा है। अगर ये 100 रुपये पे लगता तो यहाँ पे 10 आता, 11 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो 10 रुपये का कॉम्पोनेंट है जो एक्साइज ड्यूटी का, इस पे भी 1 रुपये टैक्स इस पे भी लग गया है, तो टैक्स पे टैक्स लग गया है। इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी पुराने टैक्स सिस्टम में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, कास्केडिंग इफेक्ट हो जाया करता था, जो कि कॉस्ट में जब टैक्स इंक्लूड होने लगता है उसको ये बोलते हैं, ठीक है। अभी कॉस्ट में इंक्लूड हो गया, कॉस्ट पे उस पर टैक्स लग गया, ठीक है। अभी हम सेम ट्रांजेक्शन का GST में बात करें ना तो क्या होता है, सेल प्राइस जैसे मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर ने 100 रखी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल का सारा डिफरेंस खत्म कर दिया है, उन्होंने सप्लाई देखा है। मैन्युफैक्चरिंग पे उन्होंने 100 रखी, ठीक है। CGST 10% लगेगा, सेंट्रल लेवी हो गई 100 पे लग रहा है। SGST 10% लग रहा है, 100 पे ही लग रहा है, स्टेट लेवी है, बट वहाँ पे किस पे लग रहा था, 110 पे। ये देखिए यहाँ पे पहला एक
टैक्स पे टैक्स जो लग रहा है उसको खत्म कर दिया, कास्केडिंग खत्म कर दिया। यहाँ पे देखिए प्राइसेस में भी चेंजेस आ गए, 121 यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू बन रही है, यहाँ पे बन रही है 120। ठीक है, अभी आगे के ट्रांजेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन मैंने समझाया था इंस्टीट्यूट का, उसमें था ना कि पुराना जो सेम अगर टैक्स है, जैसे जीएसटी के केस में क्रेडिट मिल जाता है यहाँ पे। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है इसने, डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेचेगा रिटेलर को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या लगाएगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहा है, वो केवल ट्रेडिंग कर रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स लगाएगा। पहले से भी ये वैल्यू एडेड टैक्स पे करके आया हुआ है, तो उसको इस वैल्यू एडेड टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। बट इसको ये एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि एक्साइज जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वैल्यू एडेड टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इसको ये वैट का क्रेडिट मिल जाएगा। अभी जितने भी ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इस पे मानते हैं 20% प्रॉफिट ऐड करके ले रहे हैं, आगे वो सेल कर रहे हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर को मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेलर को सेल करेगा। अब देखिए इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, सबसे पहले ये देखते हैं। सेल प्राइस जो इसको पड़ा है वो तो कॉस्ट बनेगा ही बनेगा। और मैंने जो जीएसटी का इलस्ट्रेशन बताया था, उसमें बताया था मैंने, जिस टैक्स के क्रेडिट मिल जाते हैं ना, जीएसटी के जैसे क्रेडिट मिल जाते थे, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बट यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आगे वैट पे करेगा। इसको इन पीछे से इसको एक्साइज ड्यूटी लग के आया है वहाँ पे, तो ये यहाँ पे सेंट्रल को जा रहा था, आगे वो स्टेट को, गवर्नमेंट को देगा, तो इसका एक कंपोनेंट में, एक कॉस्ट के कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा। तो 10 रुपये कॉस्ट का कंपोनेंट बन जाएगा, तो 110 रुपये यानी कि 110 इसको कॉस्ट पड़ने वाली है। उसमें वो 20% प्रॉफिट ऐड करेगा, यानी कि 22 रुपीज़, और इसे सेल प्राइस रखने वाला है 132। वैट कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं बना? क्योंकि इसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसने 10% वैट लगाया है, 13.2 रुपीज़। अभी 145.2 ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, बट जो यहाँ पे ये रिटेलर को बेच देगा। अब रिटेलर क्या करेगा, क्योंकि रिटेलर वैट पे करके आया है, आगे भी वैट लगाएगा। ठीक है, तो वैट का पूरा इसको क्रेडिट मिल जाने वाला है, तो यहाँ पे इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके लिए कॉस्ट केवल सेल प्राइस ही रहने वाली है 132। इस 132 में 20% प्रॉफिट ऐड करेगा तो 158.4 हो जाता है। उस पर 10% वैट लगेगा, 15.84, एंड ये पूरा कंज्यूमर को बेच दिया जाएगा 174.24। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, कैस्केडिंग दो तरह से हो रही है। अगर आप ये बिल देखते हैं तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक्साइज ड्यूटी पे भी वैट लग रहा है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कैस्केडिंग। ठीक है, एक्सप्लिसिटली ये दिख रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये कॉस्ट का कंपोनेंट बन गया। ठीक है, एक 132 में 130 जो कॉस्ट बन रही है ना 110, उसमें इसके पास भी कॉस्ट बनी है, इसमें उसने प्रॉफिट ऐड करके वैट लगाया है। यहाँ पे भी वो कॉस्ट का पार्ट बना है, उसके ऊपर वैट लगाया आएगा। हर ट्रांजेक्शन्स में एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट इंक्लूडेड है, उसे हिडन कैस्केडिंग बोलते हैं। हिडन है ये, यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा। अगर आप ये देखेंगे ना, ये बिल देखेंगे, तो आपको क्लियरली पता नहीं लगेगा कि कितना क्या टैक्स ऑलरेडी इस पे लग के आ रहा है और किस पे टैक्स कितना लग रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, इसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, इसको हिडन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर को कॉस्ट कितनी पड़ेगी 174.24, जो कि सारे टैक्सेस मिला के वो देने वाला है। अब टैक्स पेमेंट की बात करते हैं। ये कितना टैक्स पेमेंट करेगा? मैन्युफैक्चरर जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा, एक्साइज ड्यूटी देगा 10 रुपये और वैट देगा 11 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो एक्साइज ड्यूटी तो उसे देना नहीं है, वैट देगा 13.2, इसमें से 11 का क्रेडिट मिल जाएगा, 2.20 वो अपनी पॉकेट से पेमेंट कर देगा कैश में। रिटेलर की बात करें, 15.84 उसको पेमेंट करना है, जिसमें से 13.2 उसको क्रेडिट मिल जाएगा, और 2.64 जो है वो अपने पॉकेट से कैश से पे कर देगा। तो इतना ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया होगा। अभी जीएसटी के बाद क्या हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जीएसटी में किस तरह से इस पर इफेक्ट पड़ा है। अभी मैन्युफैक्चरर सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, इसने 100 रुपये पे बनाया है, 100 रुपये पे बेच रहा है, जीएसटी 10% लगाया, 10 रुपये, एसजीएसटी 10% लगाया। पहला कैस्केडिंग तो यहीं पे रिमूव हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 121 या 11 रुपीज़ लग रहा था, 10 लग रहा है। ठीक है, अभी इसने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है, 100 रुपये का है, क्योंकि इसको सारे क्रेडिट मिल जाएंगे, जीएसटी में मिल जाते हैं। किस तरह से मिलेंगे आगे पढ़ेंगे हम, ये सारे क्रेडिट मिल जाएंगे। तो 100 रुपये ही इसके लिए कॉस्ट हुई, ये 20% प्रॉफिट ऐड करेगा, 120 हो गया। ठीक है, 120 में बेचेगा, इस पर 10% CGST 12 रुपये, 10% SGST 12 रुपये लगा के 144 में सेल कर देगा रिटेलर को।
रिटेलर के लिए कॉस्ट कितनी होगी 120। ये टैक्सेस के क्रेडिट मिल रहे हैं, ये कॉस्ट में नहीं जाएंगे, जहां जहां टैक्सेस के क्रेडिट मिल रहे हैं कॉस्ट में नहीं जा रहे थे, एक्साइज का जा रहा था। तो यहाँ पे 120 के लिए कॉस्ट हुई, इसने 20% प्रॉफिट ऐड करेगा तो 24 ऐड हो गया और ये 144 में बेचेगा। इसमें CGST 14.4 और SGST 14.4 लगा के 172.8 में सेल कर देगा। अभी आप अगर देखेंगे तो फाइनल कंज्यूमर को कितना, कैस्केडिंग का जो इफेक्ट है वो रिमूव हो गया है। इसमें आप देखेंगे फाइनल कंज्यूमर को कितना इसमें प्रॉफिट हुआ है। देखिए पहले उसको कॉस्ट पड़ रही थी सेम प्रोडक्ट की 174.24, अभी उसको सेम प्रोडक्ट के 172.80 देने पड़ रहे हैं, यानी कि कम रुपए देने पड़ रहे हैं। तो कंज्यूमर के लिए तो बेनिफिशियल हो गया। अभी आप जब पढ़ेंगे ना बेनिफिट्स GST के, तो उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताए गए, उसमें से एक ये भी है कि कंज्यूमर को कम प्राइसेस में सेम गुड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, गवर्नमेंट को किस तरह से टैक्सेस मिले हैं। ये प्री GST मैंने बनाया हुआ है टेबल, ये पोस्ट GST है। ठीक है, प्री GST की बात करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला है 10 रुपये, एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये मिला है, 10 रुपये। ठीक है, पहले ही ट्रांजेक्शन पे वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला है 11 रुपये। ठीक है, ओके। सेकंड ट्रांजेक्शन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला, नील। स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला है 13.2 में -11, क्योंकि इसका क्रेडिट भी तो देना 2.20 2. तीसरा जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिला है नील, स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिला है 15.84 -13.2 यानी कि 2.64। इसका अगर टोटल करते हैं तो इसका टोटल हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का 15.84। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल हो जाएगा 10। टोटल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला प्री GST में 25.84। कंज्यूमर को कितनी कॉस्ट पड़ रही है 174.24। ये दो ट्रांजेक्शन हमने ले लिए। टोटल गवर्नमेंट को टैक्स कितना जा रहा है सारे मिला के 25.84। ठीक है, पोस्ट GST बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला पहले ट्रांजेक्शन में 10 रुपये, स्टेट गवर्नमेंट को 10 रुपये। सेकंड ट्रांजेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिला 12 - 10, क्योंकि 10 का क्रेडिट देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, तो 2 रुपये, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी 2 रुपये। थर्ड ट्रांजेक्शन में 14.4 - 12 2.4 एंड 2 पॉइंट, ये कितना हो गया 14.4, यहाँ पे कितना है 14.4। टोटल गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है, गवर्नमेंट को टोटल टैक्स मिल रहा है 28.80। कंज्यूमर की कॉस्ट पड़ रही है 172.80। अगर अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे गवर्नमेंट को पहले टैक्स मिल रहा था 25.84 प्री GST, अभी टैक्स कितना मिल रहा है 28.80। गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ा है। ठीक है, और कंज्यूमर को पहले कितना पड़ रहा था 174.24, अभी कितना पड़ रहा है 172.80। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट कम हुई है। वैसे जनरली क्या होता है टैक्स बढ़ता है तो कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ती है, टैक्स कम होता है कंज्यूमर की कॉस्ट कम होती है। बट इंट्रा स्टेट का जो भी ये ट्रांजेक्शन निकल के आ रहा है इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ऑल ओवर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू मिला के वो भी बढ़ रहा है और कंज्यूमर की भी कॉस्ट कम हो रही है। तो विन विन सिचुएशन हुई दोनों के लिए। विन विन सिचुएशन का एक टर्म आएगा आपके चैप्टर 1 में, बेनिफिट्स के आसपास कहीं किसी टॉपिक में आता है। तो विन विन सिचुएशन है, क्यों, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है और कंज्यूमर का भी फायदा है। वो अलग बात है, गवर्नमेंट कभी भी अपने फायदे की बात नहीं करेगी, वो GST इस सेंस में ही उसने बोला है कि कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है, बट यहाँ इसमें गवर्नमेंट को भी फायदा है। ठीक है, चलिए अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की भी बात कर लेते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि प्री GST या पोस्ट GST क्या टैक्सेस का इफेक्ट रहता था ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, अब इंटर स्टेट में देखिए ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टेट्स आर डिफरेंट। ऑरिजिन का मतलब भाई जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं या जहाँ से सेल हो रहे हैं गुड्स। डेस्टिनेशन स्टेट्स मतलब जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, जो मैंने अभी पहले इंट्रा स्टेट में भी आपको बताया था। अभी अब देखिए मैन्युफैक्चरर है दिल्ली का, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो दिल्ली का उसको ये सामान बना के बेच रहा है, कोई गुड्स बना के बेच रहा है। इसका क्या मतलब है, एक्साइज ड्यूटी भी लगाएगा और वैल्यू एडेड टैक्स भी लगाएगा। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, सेंट्रल लेवी है, वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट लेवी है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर यूपी में किसी रिटेलर को बेचेगा, ये इंटर स्टेट हो गया। ठीक है, इंटर स्टेट के केस में सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है, ये सेंट्रल लेवी होती है, बट ये कलेक्ट कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। यहाँ पे डिफरेंट है, नाम से ऐसा लग सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, बट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर लॉ बनाती थी, बट कलेक्ट है
स्टेट गवर्नमेंट करती थी। उसके बाद रिटेलर जो यूपी का है उसने कंज्यूमर यूपी को ही बेच दिया है, उसमें वैल्यू एडेड टैक्स लग गया है, ठीक है। तो ये स्टेट लेवी है और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अभी आप देखें तो एक्साइज ड्यूटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, वैट कलेक्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? दिल्ली की गवर्नमेंट। सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती जरूर है बट ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। कौन कलेक्ट करेगा? दिल्ली या यूपी? दिल्ली कलेक्ट करेगी। जो ओरिजिन स्टेट है वो कलेक्ट करेगा, इसलिए इसको ओरिजिन वेज टैक्स भी कहते थे, ठीक है। जीएसटी में क्या है? जीएसटी डेस्टिनेशन वेज टैक्स है। मैंने आप जब मैं आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट बता रहा था उसमें मैंने बताया था ना, जो आईजीएसटी कलेक्ट होता है उसका आधा पोर्शन गवर्नमेंट डेस्टिनेशन स्टेट को देती है, ठीक है। और ये वैट है, वैट फिर ये यूपी गवर्नमेंट को ये वाला पार्ट चला जाएगा। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला ट्रांजेक्शन है दिल्ली टू दिल्ली, जैसे इंट्रा स्टेट में था, सेल प्राइस 100 रुपीज़ है, एक्साइज ड्यूटी 10% इस पे लगने वाली है, 10 रुपये इसने एक्साइज ड्यूटी लगा दी 10% पे, एंड वैल्यू एडेड टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी पे ही लगने वाला है, यानी कि 11 रुपीज़ लगेगा। पहला कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगे, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लग गया, जो कि जीएसटी में रिमूव हो गया है। जैसे मैंने आपको इंट्रा में भी बताया था, देखिए सेंट्रल जो लेवी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है तो 10 रुपये लग रहा है 100 पे, और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है वो भी 10 रुपये लग रहा है 100 पे, 10%। इसमें कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे आ रहा है देखिए 11 रुपये, इसको 10 ही होना चाहिए अगर कैस्केडिंग नहीं होता, टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। अगर मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर एक बार कोई भी टैक्स एक बार कैस्केडिंग इफेक्ट उस पर लग जाता है, यानी कि टैक्स पे टैक्स एक बार लग जाएगा, तो आगे हर ट्रांजेक्शन में वो लगेगा, आगे हर ट्रांजेक्शन में उसका इफेक्ट रहेगा। जितना भी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उतना वो ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगता रहेगा, उस पर कैस्केडिंग आती रहेगी, ठीक है। अभी इसने जो ये बिल बना के डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया है, अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या टैक्स लगाएगा? क्योंकि वो यूपी में बेच रहा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाएगा। अभी मैंने क्या बताया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब कलेक्ट करती है तो उस पर क्रेडिट भी स्टेट गवर्नमेंट वाला ही मिल पाएगा ना। दिल्ली गवर्नमेंट, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट को सेंट्रल सेल्स टैक्स दे रहे हैं तो क्रेडिट भी वही ले पाएंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट को आपने दिया है। ये पुराने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, नए सिस्टम में ऐसा नहीं है। पुराने सिस्टम में ऐसा होता था, आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को जो आपने टैक्स दिया है उसका ही क्रेडिट ले पाएंगे, यानी कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो यहाँ भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। कंक्लूजन क्या निकला? इंटर स्टेट सेल हो या इंटर स्टेट सेल हो, एक्साइज ड्यूटी कॉस्ट का पार्ट बनती ही बनती थी। एक्साइज ड्यूटी हमेशा कैस्केडिंग इफेक्ट लाती ही लाती थी, ठीक है। यानी कि 110 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट हो गई 110 रुपये, इस पर वो प्रॉफिट ऐड करेगा 20%, 132, और इस पर वो टैक्स लगा के गुड्स को सप्लाई करेगा, ठीक है। अभी हम टैक्स पेमेंट की बात करें तो ये जो मैन्युफैक्चरर है ये एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये पे कर देगा, वैल्यू एडेड टैक्स 11 रुपीज़ पे कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो 2.64 क्रेडिट से ही पूरा पे कर देगा, क्योंकि उसके पास 11 रुपये क्रेडिट ऑलरेडी है, तो 11 पहले क्रेडिट से पे कर देगा, इसको कैश में कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी रिटेलर जब कंज्यूमर को बेचेगा तब, अभी ये वाला बैट है जो यहाँ पे, ये किसको जाने वाला है? यूपी गवर्नमेंट को। ये वाला सीएसटी किसको गया था? दिल्ली गवर्नमेंट को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ इसका क्रेडिट का सेट ऑफ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये अलग गवर्नमेंट को गया है, ये अलग गवर्नमेंट को जाने वाला है, तो ये भी पूरा कॉस्ट का पार्ट बनने वाला है। तो 134.64 प्लस 20% का प्रॉफिट 161.57 इस सेल प्राइस रखने वाला है रिटेलर, जो कि कंज्यूमर को बेचेगा, एंड वैल्यू एडेड टैक्स 10% ऐड करके कंज्यूमर को 177.73 में सेल कर देगा। अभी आप यहाँ पे देखिए एक्साइज ड्यूटी है जो यहाँ पे कैस्केडिंग क्रिएट कर रहा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है जो कैस्केडिंग क्रिएट कर रहा है। यानी कि अगर एक बार कैस्केडिंग हो गई तो सारी सीरीज में जितने भी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं सब में वो कैस्केडिंग इफेक्ट जाने वाला ही है। यानी इंटर स्टेट के केस में एक्साइज ड्यूटी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था, और इंटर स्टेट में एक्साइज ड्यूटी एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स दोनों ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसको दूर करने के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी पुराने टैक्सेशन में, इसको दूर करने के लिए यहाँ पे जीएसटी लाना पड़ा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे पोस्ट जीएसटी क्या हुआ है? सेल प्राइस देखिए 100 रुपीज़, सीजीएसटी 10% इसने लगाया 10 रुपये, एसजीएसटी इसने 10 रुपये लगाया, ठीक है, इसलिए 120 रुपीज़ हो गया। अभी आप देखेंगे तो ये सेम ही लगा हुआ है 10% इस पर कोई भी कैस्केडिंग, यहाँ पे सबसे पहली जो एक्सप्लिसिट कैस्केडिंग थी वो खत्म हो गई है। सेकंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटर है, ये यूपी में बेचेगा, आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स है, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, 10 यहाँ लग रहा था, आईजीएसटी लगेगा 20%, ठीक है। 120 पे ये इसकी जीएसटी जब लगाएगा तब इसको सीजीएसटी का क्रेडिट तो मिल जाएगा, क्योंकि आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक 10 रुपये का क्रेडिट तो मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले तो ऐसा था कि अगर सेंट्रल को आपने टैक्स पे किया है, स्टेट को कोई दूसरा, उसका क्रेडिट आपस में सेट ऑफ नहीं होता था, बट यहाँ पे जीएसटी में ऐसा है, क्रेडिट मिल जाएगा। ये लाया ही कैस्केडिंग दूर करने के लिए गया है, तो यहाँ पे ऐसा करना ही पड़ेगा, आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब दोनों का क्रेडिट मिल जाएगा तो इसके लिए कॉस्ट क्या हो गई? यही 100 रुपये मानी जाएगी ये कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उसको इसका बेनिफिट मिल ही जाएगा आगे जाके। तो 100 रुपीज़ कॉस्ट हुई डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, प्लस 20% इसने प्रॉफिट ऐड किया, 120 में बेचा, आईजीएसटी इसने 20% ऐड करके 132 टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसको इसने रिटेलर को बेच दिया है, अब रिटेलर के पास पहुंचा है। अभी अब बताइए, रिटेलर विद इन यूपी बेच रहा है, यहाँ पे फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, यूपी का है, यूपी के कंज्यूमर को बेच रहा है। अभी सीजीएसटी एसजीएसटी पे करने के लिए क्या इसको आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा? ये तो सेंट्रल का टैक्स है, ये भी सेंट्रल का टैक्स है, सीजीएसटी एसजीएसटी ये भी मिल जाएगा। यानी कि इसका कंक्लूजन क्या निकला? आईजीएसटी हम सीजीएसटी से भी पे कर सकते हैं, एसजीएसटी से भी पे कर सकते हैं, सीजीएसटी हम आईजीएसटी से भी पे कर सकते हैं, एसजीएसटी हम आईजीएसटी से भी पे कर सकते हैं। यानी कि आईजीएसटी से सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पे हो जाते हैं, और सीजीएसटी एसजीएसटी से आईजीएसटी पे हो जाता है, ठीक है। दोनों ही आपस में वाइस वर्सा काम हो सकता है, यानी कि इसको भी, रिटेलर को भी आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। सेल प्राइस फिर इसके लिए कॉस्ट 120 रहने वाली है, ये इसको क्रेडिट मिल जाएगा, बेनिफिट मिलने ही वाला है। तो 120 कॉस्ट रहेगी, 120 पे 20% प्रॉफिट ऐड करेगा, 144 हो गया, और सीजीएसटी इस पे 14.4 लगाएगा, एसजीएसटी 14.4 लगाने वाला है, और ये टोटल 172.80 कंज्यूमर को सेल कर देगा। अभी आप देखिए कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है यहाँ पे कॉस्ट टू कंज्यूमर को। पहले सेम गुड्स कितने में पड़ रहे थे? 177.73, अभी सेम गुड्स कितने में पड़ रहे हैं? 172.80 में। काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया है यहाँ पे, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे और निकल के आता है, देखिए जो मैंने आपको इंट्रास्टेट समझाया था, इंट्रास्टेट के ट्रांजेक्शन्स। अब देखिए इंट्रास्टेट में सेम गुड्स सेल हो रहे थे, तो सेम गुड्स की कॉस्ट कंज्यूमर को पड़ रही थी 174.24, इंट्रास्टेट में सेम गुड्स की कॉस्ट कंज्यूमर को पड़ रही है 177.73। यानी कि अगर वो दूसरे स्टेट से वही गुड्स मंगाता है तो उसको दूसरे प्राइसेस देने पड़ते हैं, एंड सेम स्टेट से वो खरीदता है तो सेम प्राइस है। इसीलिए वहाँ पे पुराने टैक्सेशन सिस्टम में लोकल मार्केट और नेशनल मार्केट का डिफरेंट कंसेप्ट था। जीएसटी में देखिएगा, जो इंटर स्टेट था उसमें भी गुड्स की प्राइस पड़ रही है कंज्यूमर को 172.80, एंड जो इंटर स्टेट है उसमें भी 172.80 कॉस्ट पड़ रही है। इसीलिए जीएसटी का एक स्लोगन था, वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट, यानी कि आप लोकल से खरीदें चाहे स्टेट से बाहर से खरीदें, आपको सेम कॉस्ट पड़ने वाली है, ठीक है। अभी हम एनालिसिस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिला है इसमें, कितना कितना जो टैक्स का कलेक्शन हुआ है वो बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट यूपी। सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं जो प्री जीएसटी हुआ करता था। देखिए इसमें एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 रुपये मिल गया है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ही 11 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट को मिल गया है, 11 रुपीज़ दिल्ली गवर्नमेंट को मिल गया। एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, 2.64 किसको मिला है? दिल्ली गवर्नमेंट को मिला है, बट ये तो क्रेडिट से पूरा सेट ऑफ हो गया, तो इसमें कुछ भी नहीं आने वाला सेकंड ट्रांजेक्शन में, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं आने वाला। थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, तो थर्ड ट्रांजेक्शन में 16.16 किसको मिल गया? यूपी गवर्नमेंट को मिल गया। तो टोटल टैक्स कितना मिला दोनों? 10, 11 एंड 16.16, इसका टोटल होगा 37.16 टोटल टैक्स का कलेक्शन हुआ है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पोस्ट जीएसटी क्या होने वाला है। पोस्ट जीएसटी का एनालिसिस करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली एंड स्टेट गवर्नमेंट यूपी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रुपए मिले हैं? 10 रुपये,
स्टेट गवर्नमेंट जो दिल्ली की है उसको कितने रुपए मिले हैं, 10 रुपये कलेक्ट हुआ है, ठीक है। यूपी को कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ। दूसरे ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो 24 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को गए हैं, बट इसमें से सबसे पहले सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो सेट ऑफ हुआ है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से रुपया था उसका क्रेडिट सेट ऑफ हुआ है, ठीक है। कितना बचा है, 14 रुपीज़ है। 14 रुपीज़ बचा हुआ, उसमें से 14 रुपीज़ जो बचा है उसमें से 10 रुपये एसजीएसटी से आया है, यानी कि 10 रुपये एसजीएसटी से माइनस होके सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। अभी भी 4 रुपये और आया, वो कैश से जमा करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, 4 रुपीज़ कैश से आ गया। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया, ये सेकंड ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें अब देखिए क्या होता है ना, जब ये क्रेडिट सेट ऑफ होता है, अभी आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का स्टोरी जो मैंने बताया था ना, क्रेडिट वहाँ पे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्यों नहीं भेजते हैं रुपए, क्योंकि ये क्रेडिट सेट ऑफ करना पड़ता है। अभी आप देखिए आईजीएसटी पे करने के लिए सीजीएसटी 10 रुपये गया, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वहाँ से सेट ऑफ कर दिया, तो उसको 10 रुपये हमने 10 रुपये यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। दूसरा जो 10 रुपये एसजीएसटी से आया है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आया 10 रुपये, कहाँ से आया, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट से। ये वाला 10 रुपये यहाँ आ गया है, ठीक है। 4 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर ने कैश में पे किया, 4 रुपये ये आ गया। तीसरे ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, तीसरे ट्रांजेक्शन में सीजीएसटी 14.4 है, एसजीएसटी 14.4 है। अभी आप देखिए सीजीएसटी 14.4 है, ये आईजीएसटी 24 है, इससे पहले सेट ऑफ होगा तो कितना मिलेगा, ये सेट ऑफ हो जाएगा। दोनों ही सेंट्रल के हैं, दोनों ही सेट ऑफ हो गए, इसका कोई भी नहीं दिखाने की जरूरत है, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये है। बट जो एसजीएसटी है 14.4, ये किससे आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है। देखिए पूरा नहीं आया है, कुछ जो बचा हुआ 14.4, 24 में से 14.4 तो सीजीएसटी सेट ऑफ करने में चला गया, इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे तो बचेगा 9.6, यानी कि एसजीएसटी जो 14.4 है इसमें से 9.6 आईजीएसटी के क्रेडिट से पे हुआ है, यानी कि बैकएंड पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आईजीएसटी से सीधे एसजीएसटी में ट्रांसफर कर देगी इतना पैसा। अब आप देखिए एसजीएसटी को मिला है 9.6, कहाँ से मिला है, 9.6 कहाँ से मिला है, आईजीएसटी से, तो 9.6 यहाँ से माइनस होकर कहाँ पहुँच गया, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के पास पहुँच गया। अभी यहाँ पे कुछ रुपए बचा हुआ, कितना रुपए बचा हुआ, 4.80, जो इसने रिटेलर ने कैश में पे कर दिया होगा कंज्यूमर से रिकवर करने के बाद, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना हुआ, 14.40, यहाँ पे नील 14 टोटल टैक्स कलेक्शन कितना हुआ 28 अगर आप पहले का देखें तो प्री जीएसटी कितना टैक्स कलेक्शन होता था, प्री जीएसटी टैक्स कलेक्शन होता था 37.16, बट ये अभी कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है 28.80। ऑल्दो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट को कम हो रहा है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देखो बेनिफिट ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले हो रहा था 10 रुपये कलेक्ट, अभी हो रहा है 14.40। बट कंज्यूमर इंटर स्टेट हो इंटर स्टेट दोनों में ही बेनिफिट रहने वाला है उसको। इंटर स्टेट में गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है, बट इंटर स्टेट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बेनिफिट है। ऑल ओवर गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो लॉस है, बट क्योंकि ये करना था इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए, ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए भी सही है, तो ये करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना ही था काफ़ी सालों से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। यही सेम एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया, इंस्टीट्यूट के बुक में 4 तरह से उन्होंने 4 से 5 पेजेस में इसको एक्सप्लेन किया है। जो इंटर स्टेट का ट्रांजेक्शन्स था ना, ये वाला, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो जीएसटी की बात कर रहे हैं, केवल जीएसटी का ही एक्सप्लेन किया है, इतना ये 3 बॉक्स से समझ लीजिए, और ये एनालिसिस। और जो इंटर स्टेट का था वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। इंटर स्टेट के 3 बॉक्सेस जीएसटी वाले, एंड ये इसका एनालिसिस उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। चलिए अब मैं आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे भी दिखा देता हूँ। देखिए ये इलस्ट्रेशन बना, देखिए ये इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में बात करता है। इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, इसने क्या किया, 10,000 ए ने वी को 10,000 गुड्स बेचे हैं सर, ठीक है। इसमें 900 सी जीएसटी एस जीएसटी इन्होंने यहाँ पे लगा के इसको बेच दिया है, ठीक है। उसके बाद ये 12,000 रुपये, अब क्योंकि उसको
टैक्स क्रेडिट मिल जाने वाला है। तो इसके लिए नेक्स्ट जो बी है इसके लिए कॉस्ट कितनी है, 10,000 है। इसमें 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, देखिए वैल्यू एडिशन 20%, इसमें 12,000 रुपये है, इसमें CGST 9%, SGST 9%। इस तरह से किस तरह से पे हुआ है आप ये देख लीजिएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू गया है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू गया है, इसके बारे में ये पूरा दिया हुआ है चार्ट, ठीक है। तो दूसरे ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, ये इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, ये भी इसी तरह से है, किस तरह से पे हो रहा है क्या है। लास्ट में इन्होंने ये बताया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू गया है, स्टेट 1 को कितना रेवेन्यू गया, स्टेट 2 को कितना रेवेन्यू गया। ये देखिए इन्होंने माइनस किया यहाँ से, यहाँ पे प्लस हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे माइनस होके यहाँ प्लस हुआ है। ये जो इंटरनली उनका मैनेजमेंट चलता है ना सेट ऑफ का क्रेडिट का, किस तरह से वो उसका इन्होंने बताया हुआ। ये कहाँ पे दिया हुआ है बता देता हूँ, ये आपका एक टॉपिक है ना फ्रेमवर्क ऑफ GST, उसमें एक सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट का इसमें सब हेडिंग है, उसमें ये दिया हुआ है। जितना अभी हमने क्लास में पढ़ा है उसको एक बार PDF से देख लेते हैं तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सबसे लास्ट में मैंने ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वही जो अभी तक मैंने समझाया है वो सारा इसमें PDF में है। अगर आपने नोट नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए प्री GST सिस्टम वर्सेस पोस्ट GST सिस्टम, यानी कि गुड्स में कौन से टैक्सेस लगते हैं, कौन सा स्टेट लेवी है, सेंट्रल लेवी है, सारा मैंने दिया है, ठीक है। पोस्ट GST गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है, ये सप्लाई पे लग रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर सेल्स पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे, ठीक है। इंटर स्टेट के केस में प्री GST क्या होता था, सेम एग्जांपल इसमें दिया है। इंटर स्टेट में प्री GST क्या होता था, सेम एग्जांपल दिया है। देखिए दिल्ली टू उत्तर प्रदेश जा रहे हैं गुड्स, ओके। पोस्ट GST किस तरह का सिनेरियो था, सिनेरियो है वो दिया है। पोस्ट GST इंटर स्टेट में किस तरह का सिनेरियो है वो भी दिया हुआ है। एंड कॉस्ट टू कंज्यूमर जो एनालिसिस किया हमने लास्ट में उसके बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको जो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो मैं बात कर रहा था ना फ्रेमवर्क ऑफ GST में दिया हो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है। देखिए in earlier taxation where the credit chain used to break in case of interstate sale on account of non वेटेबल CST। मतलब मैंने बताया था ना सेंट्रल सेल्स टैक्स जो था उसका क्रेडिट कभी मिल ही नहीं पाता था। क्यों नहीं मिलता था, कि वो ओरिजिन जो स्टेट था उसको चला जाता था। अभी जो नेक्स्ट स्टेट में सप्लाई हो रही है वहाँ पे तो सारे टैक्सेस उसको ही जाने वाले हैं नेक्स्ट स्टेट को, तो उसका क्या मतलब हुआ कि CST है ना उसका क्रेडिट कभी नहीं मिलता था। तो ये प्रॉब्लम थी। But under GST regime, there is a seamless credit flow in case of interstate supplies too। देखिए इंटरस्टेट के केस में भी प्रॉब्लम नहीं है, सीमलेस क्रेडिट फ्लो है इसमें, ठीक है। GST के केस में the revenue of interstate sale does not accrue to the exporting state and the exporting state transfers to the center the credit of SGST, UTGST and payment of IGST। यानी कि IGST का पेमेंट SGST या UTGST से भी हो सकता है। अभी एग्जाम्पल में इतना अच्छे से बताया था वही है, ठीक है। अभी ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट क्या है देख लीजिए। इंस्टीट्यूट की जो बुक है ये ऑर्डर एंड मैनर पैराग्राफ में दिया है, अच्छे से समझ नहीं आता, अगर आप पढ़ेंगे उसको ठीक से समझ नहीं आएगा। अगर मैंने उसको एक टेबल फॉर्म में बनाया है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। जैसे आप सप्लायर हैं, ठीक है, आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स पे करना है, आपके पास तीनों ही क्रेडिट है, IGST का क्रेडिट भी है, CGST का भी है और SGST का भी है, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है। सबसे पहले आप किससे पे करेंगे, सबसे पहले IGST का जो क्रेडिट है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। IGST का क्रेडिट लेते हैं सबसे पहले, किसका पेमेंट करेंगे सबसे पहले, इससे IGST का पेमेंट करेंगे IGST क्रेडिट से सबसे पहले। उसके बाद अगर कुछ बचता है इसमें CGST या SGST पे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रैंक 2 किसकी है, रैंक 2 है CGST के क्रेडिट की। यानी कि अगर मान लेते हैं आपके पास IGST का क्रेडिट नहीं है, आपके पास CGST SGST पड़ा है, तो सबसे पहले आप CGST का क्रेडिट उठाएंगे। तो CGST किससे पे करेंगे, सबसे पहले CGST से ही पे करेंगे। उसके बाद CGST का क्रेडिट से आप सबसे पहले CGST पे करेंगे। अगर CGST की कोई लाइबिलिटी है उसके बाद IGST की कोई लाइबिलिटी है तो वो पे कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास सिर्फ SGST का ही क्रेडिट है तो क्या करने वाले हैं, तो फिर SGST के क्रेडिट से SGST सबसे पहले पे करेंगे, उसके बाद IGST पे करने वाले। इसका कंक्लूजन क्या है, जिसका क्रेडिट है पहले वही टैक्स पे करिए, उसके बाद CGST
IGST के केस में CGST SGST दोनों हो सकता है, और CGST के केस में सिर्फ CGST हो सकता है, SGST के केस में सिर्फ SGST हो सकता है। यानी कि CGST से SGST पे नहीं हो सकता, SGST से CGST पे नहीं हो सकता, और सारा सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट यूटिलाइजेशन है। ठीक, आप देख सकते हैं इस टेबल से। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो और टॉपिक्स देख लेते हैं इसमें। फ्रेमवर्क ऑफ GST में देखिए, डुअल GST है ये। सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी GST ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। वही है कि साइमल्टेनियसली लेवी करते हैं। पहले क्या था, जो मैंने इतना एग्जाम्पल में पढ़ा है कि मैन्युफैक्चर के केस में सेस ड्यूटी कौन लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बैट कौन लगा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। CST कौन लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट कौन कर रहा है, वही स्टेट गवर्नमेंट। कितना सारा कुछ गड़बड़ जाला है। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी दोनों ही बराबर लगा है। इंटर स्टेट में CGST SGST लग रहा है, इंटर स्टेट में IGST लग रहा है। नाउ द सेंटर ऑल्सो हैज द पावर टू टैक्स इंटर स्टेट सेल्स। यानी कि पहले क्या था, इंटर स्टेट में सारा रेवेन्यू किसको जाता था, चाहे CST हो या वैट हो, कलेक्ट तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ही करती थी। अभी तो इंटर स्टेट में भी CGST कलेक्ट कर रही है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर स्टेट सेल्स में भी उसको फायदा हो रहा है, उसको रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। अभी अभी जो पहले सर्विस टैक्स था वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कलेक्ट करती थी, अभी स्टेट भी उसमें आधा उनको मिल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट को भी आधा सर्विस टैक्स मिल रहा है। डेस्टिनेशन वेज टैक्स अभी बताया था मैं, जो CST था वो ओरिजिन वेज टैक्स हुआ करता था। GST क्या है, डेस्टिनेशन वेज टैक्स है, इसको कंजम्पशन टैक्स भी बोला जाता है। टाइप्स ऑफ GST क्या है, CGST SGST UTGST। कंक्लूजन, इन केस ऑफ एवरी इंटर स्टेट सप्लाई CGST प्लस SGST चार्ज होगा या CGST प्लस UTGST चार्ज होगा। CGST प्लस SGST किन स्टेट में चार्ज होगा, 28 जो स्टेट्स हैं प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर है। CGST प्लस UTGST कहाँ चार्ज होगा, जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इनका लेजिस्लेचर नहीं है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इंटीग्रेटेड GST चार्ज होगा। वही 10% अगर CGST और SGST 10% है तो इंटीग्रेटेड मतलब 20%, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो CGST लगाने के लिए कौन से एक्ट है, CGST एक्ट है। UTGST लगाने के लिए UTGST एक्ट है, रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज के जो 5 है, इनका लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं है। ठीक है, और उसके बाद SGST लगाने के लिए SGST एक्ट है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। ठीक है, इनके नाम भी मैंने दिए हुए हैं नीचे वाले बॉक्स में। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के एक्ट हैं, अब सभी एक्ट सेम ही है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कुछ उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, सभी सेम है। जहाँ पे नेम वगैरह चेंज करना था किया होगा, रिटर्न से रिलेटेड और जो भी रूल्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं, सारा कुछ सेम ही लिखा होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। फुल स्टॉप कॉमा तक का डिफरेंस नहीं है, सारे स्टेट्स के जो भी टैक्स के लॉ हैं। ठीक है, ये थोड़ा रुक के देखते हैं बाद में, ये भी देखते हैं बाद में, ये भी बाद में देखते हैं। कंपोजिशन फंक्शन जी विल भी बाद में देखते हैं। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट हमारा हो गया। ठीक है, बेनिफिट्स भी बाद में पढ़ते हैं। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हमें चैप्टर ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।